एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत यानी पाली प्राकृत तक हमने कवर कर लिया था अच्छे से एकदम डिटेल में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आज हम करने वाले हैं तृतीय प्राकृत यानी कि अपभ्रंश। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है अपभ्रंश। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपभ्रंश, अब अपभ्रंश क्या है हमने पढ़ा था, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत। और अपभ्रंश को मैंने आपको बताया था कि भोलानाथ तिवारी अपनी दो पुस्तक में अलग अलग मत देते हैं। कहीं पर अपभ्रंश को वो द्वितीय प्राकृत में रखते हैं तो कहीं पर तृतीय प्राकृत में। ठीक है, अब हमें क्या सर्वमान्य क्या है तो वो है तृतीय प्राकृत। अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत में लिखा माना जाता है। इसमें देखिए लिखा भी है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की अंतिम कड़ी है अपभ्रंश। ठीक है, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उसकी जो अंतिम कड़ी है वो क्या है, अपभ्रंश। अब देखिए अपभ्रंश की भाषा की उत्पत्ति या फिर वो शब्द सर्वप्रथम कहाँ देखा गया, कहाँ पे उसका प्रयोग हुआ, उसके बारे में मत देखते हैं कि किसने क्या माना है, कौन से विद्वान क्या मत देते हैं। ठीक है, भर्तृहरि ने माना कि व्याडी नाम के किसी विद्वान ने संस्कृत के मानक शब्दों से च्युत, भ्रष्ट एवं अशुद्ध शब्दों वाली भाषा को अपभ्रंश नाम दिया है। भर्तृहरि का मत क्या है, भर्तृहरि ने अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ माना, वो व्याडी विद्वान है उनके संस्कृत के मानक शब्दों से च्युत यानी जो अलग हटा हुआ, जो संस्कृत से हट के, ठीक है, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों वाली भाषा को अपभ्रंश नाम दिया है। तो ये किसने माना है, ये भर्तृहरि का मत है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्या है, अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अब देखो ये अपभ्रंश नाम था, ये भाषा थी और ये शब्द है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान से देखना है, दोनों में डिफरेंस। अपभ्रंश भाषा अलग है और शब्द अलग है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ माना है, भर्तृहरि ने व्याडी जो विद्वान है उनके यहाँ पे माना है। और जो अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग माना गया है वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। उन्होंने अपभ्रंश को अपशब्द का समानार्थक कहा है। ठीक है, अपशब्द का समानार्थक किसने कहा है, तो वो है पतंजलि ने। और कौन से ग्रंथ में, अपने महाभाष्य में कहा है। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा है। देखो अब देखो अपभ्रंश भाषा का जो सर्व प्राचीनतम उदाहरण है वो कहाँ मिलता है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। आपको मैं इन तीनों में अभी डिफरेंस अच्छे से समझाऊंगी, अभी आप इतना याद करते चलो कि अब इसका प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है अपभ्रंश का, तो वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, आगे आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग। अब देखो आचार्य शुक्ल से आपको पता है, आचार्य शुक्ल के जितने भी कथन होते हैं, जितने भी जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उससे रिलेटेड जो भी कथन होते हैं उसका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो कथन। तो ये आपको याद रखना है कि आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए क्या मत दिया। तो उन्होंने कहा कि आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग कहाँ से माना था, वो है वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय। देखो एग्जाम में सिर्फ राजा धारसेन दे दे और सेकंड ऑप्शन राजा धारसेन द्वितीय दे, दोनों में देख लो, ध्यान से देखना, एक एक शब्द को अच्छे से देखते हुए चलना है। ठीक है, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में बताया है। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में बताया है, जिसमें उसने अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि माना है। किसका, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो एक ही लाइन से हमारे कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको वो भी बताते चल रही हूँ। तो आपको बिल्कुल भी लाइन मतलब एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना है, याद रखनी है चीज़ें। ओके,
अब देखो आगे क्या है, किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को लड़ा भाषा कहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है एनटीए में कि किसने अपभ्रंश की भाषा को लड़ा की भाषा कहा है, तो वो थे किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, आप इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो ऐसे याद कर लो कि जो किशोर होते हैं, मान लो जो छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे देखो ट्रिक तो अपने कैसे भी याद कर सकते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है ना। तो ऐसे याद कर लो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा बोलना आता नहीं, तो सिर्फ लड़ बोलते रहते, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है। आचार्य दंडी इसे अभिरादी की भाषा है। क्या कहते हैं कि आचार्य दंडी क्या मानते हैं इसे, अपभ्रंश को अभिरादी की भाषा। ठीक है, अब देखो एक मैं खाली स्लाइड ले लेती हूँ, तो आपको मैं उसमें एक बार दोबारा से सही से बताती हूँ। ठीक है, देखो भर्तहरि के अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग व्याडी के ग्रंथ में माना है, पर आचार्यों को मत है कि व्याडी का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि उन्होंने अपभ्रंश शब्द या भाषा का प्रयोग किया। देखो सर्वप्रथम इसमें क्या था, व्याडी भर्तहरि ने कहाँ से माना है अपभ्रंश की भाषा का, तो वो मानते हैं व्याडी से, व्याडी के ग्रंथ से, पर इसका सबने समर्थन नहीं किया है। क्यों? अन्य आचार्य क्या कहते हैं कि उनका ऐसा कोई ग्रंथ उपलब्ध ही नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि उन्होंने अपभ्रंश शब्द या भाषा का प्रयोग किया है। यह अन्य विद्वानों का मत है, पर भर्तहरि ने व्याडी से ही अपभ्रंश भाषा का माना है। ठीक है, अब क्या था सेकंड जो था वो क्या था, सेकंड लाइन देख लेते एक बार। अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभारत। देखो प्रामाणिक, अपभ्रंश शब्द है ये, अपभ्रंश भाषा नहीं शब्द है, बार बार कह रही हूँ ध्यान दो। अपभ्रंश शब्द का पतंजलि के महाभाष्य से, कहाँ से, पतंजलि के महाभाष्य से। ओके, मैं दूसरी स्लाइड भी ले लेती हूँ ताकि ये वाली मुझे हटानी ना पड़े। हाँ, तो देखिए पहला सबसे पहले भर्तहरि के व्याडी से माना है, सॉरी भर्तहरि ने व्याडी के ग्रंथ से माना है अपभ्रंश की शुरुआत, और दूसरा जो है वो क्या, पतंजलि के महाभाष्य से अपभ्रंश भाषा नहीं अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम उदाहरण। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है, प्राचीनतम उदाहरण जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। अब देखो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में क्या था, भरत मुनि के निम्न कोटि के पात्रों से जनभाषा का प्रयोग कराया है। ठीक है, भरत मुनि ने क्या किया, निम्न कोटि के जो पात्र थे उनसे जनभाषा का प्रयोग कराया है, उनसे भरत मुनि ने संस्कृत का प्रयोग नहीं कराया है। तो उनके पात्र जिस भाषा में बात करते थे आचार्यों ने उसी को अपभ्रंश कहा है। आचार्यों ने जिसमें जो निम्न कोटि, भरत मुनि के जो नाटक थे उसमें जो निम्न कोटि के पात्र थे, जो उनकी जन भाषा थी जिसमें वो बात करते थे, उसी को क्या आचार्यों ने उसी को अपभ्रंश माना है। ठीक है, तो अपभ्रंश का भाषा का जो इस्तेमाल है वो कहाँ से माना गया है, प्राचीनतम इस्तेमाल वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। और शुक्ल जी ने कहाँ से माना है अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग, तो वो मानते हैं वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से। ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर होगा, मैंने अच्छे से एक बार दोबारा से बता दिया। अब देखो इसमें क्या था, किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को लड़ा भाषा कहा है और आचार्य दंडी ने इसे अभिरादी की भाषा कहा है। अब अपभ्रंश भाषा से सारे क्वेश्चन जितने भी आ सकते थे मैंने आपको बता दिए, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपभ्रंश के भेद की ओर, कि अपभ्रंश के क्या भेद थे। तो देखो सबसे पहले जो आते हैं हमारे नामी साधु। नामी साधु, अब आप मुझे एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, कि नामी साधु जो प्राचीनतम भाषा किसको मानते हैं, प्राकृत को या फिर संस्कृत को। ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है,
अब देखिए, अब अपभ्रंश के भेद देख लेते हैं। नामी साधु ने इसके 3 भेद माने हैं। क्या क्या? उपनागर, आभीरी और ग्राम। ठीक है। मार्कंडे ने क्या क्या माना है? नागर, उपनागर और ब्राचड़। और नामवर सिंह मानते हैं पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? अपभ्रंश के भेद नामी साधु ने, नामी ने माने हैं 3, मार्कंडे ने माने हैं 3 और नामवर ने माने हैं 2, पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश। ठीक। अब देखो, सुनीति कुमार चटर्जी का एक महत्वपूर्ण जो कथन है वो देख लो एक बार। सुनीति कुमार चटर्जी ने, एक मिनट, हाँ, सुनीति कुमार, ये मन नहीं माना है, ये माना कि 6वीं से 11वीं शताब्दी से आते आते प्रत्येक की एक अपनी जो अपनी अपभ्रंश विकसित हो चुकी थी। आपको ये याद रखना है कि सुनीति कुमार चटर्जी का कथन है कि 6वीं से 11वीं शताब्दी तक आते आते प्रत्येक प्राकृत, जितनी भी प्राकृत थी, उनकी एक अपनी अपभ्रंश विकसित हो चुकी थी। और जो अपभ्रंश के सर्वमान्य भेद है, जिनको मतलब सर्वमान्य रूप से माना जाता है जो भेद, वो है शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और ब्राचड़ पैशाची। और अपभ्रंश से ही हमारा क्या निकलता है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसको हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे अपभ्रंश और अवहट को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और यहीं से जो अपभ्रंश से ही निकलती है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसको हम अगली क्लास में अच्छे से करेंगे। यहाँ शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राचड़ पैशाची, इन सभी को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, आगे अब देखो, भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो भेद माने गए, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है अपभ्रंश के भेद में कि नामी साधु ने कितने माने हैं, कौन कौन से, आपको नाम याद होने चाहिए। मार्कंडे ने कितने माने हैं, नाम आपको याद रहना चाहिए। या सर्वमान्य भेद तो नहीं आई थिंक पूछेगा, पर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भी पूछ सकता है कि भोलानाथ तिवारी ने कौन, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के भेद कौन से नहीं माने हैं। उसमें एक ऑप्शन ऐसा रख देगा जो कि इन्होंने नहीं माना है, या एक कौन से माने हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या भेद थे? शौरसेनी, कैकय, टक, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, आप इसको याद कर लेना अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम अवहट की ओर। ठीक है, आगे हमारा भोलानाथ तिवारी के जो महत्वपूर्ण मत हैं उनको मैं लेके आई हूँ। यहाँ लिखा है मैंने, अपभ्रंश का अर्थ है गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ। ये किसका मत है? तो ये है भोलानाथ तिवारी जी का है। आगे कहते हैं, प्राकृत की तुलना में जिस भाषा में ध्वनियात्मक तथा व्याकरणिक परिवर्तन हो गया था उसे पंडितों ने अपभ्रंश व अवहट कह दिया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है? क्या कहते हैं? प्राकृत की तुलना में जो प्राकृत था, जिस भाषा में ध्वनियात्मक या व्याकरणिक परिवर्तन हो गया है, उसी को पंडितों ने अपभ्रंश या अवहट नाम दिया है। अपभ्रंश क्या है? प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी। मतलब देखो, ये प्राकृत हो गई हमारी और ये हो गई आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, तो उसके जो बीच की कड़ी है वही क्या है? अपभ्रंश है। और अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो हो जाती है हमारी अवहट। ठीक है, अवहट इन दोनों बीच की कड़ी। अब देखो यहाँ लिखा है ना, अवहट क्या है? अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच, ये जो अपभ्रंश और ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ एक बार, हाँ ये ठीक है। देखो, ये हो गई हमारी क्या? अपभ्रंश। ये हो गई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है ये हो गई हमारी अवहट। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे है, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग 6वीं शताब्दी से मिलने लगता है। ये किसका कथन है? भोलानाथ तिवारी का। ये पूछा गया है
कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग कहाँ से मिलता है? 6ठी शताब्दी 7वीं, तो वो है 6ठी शताब्दी से मिलने लगता है। प्राकृत सर्वस्व मार्कंडेय ग्रंथ में, प्राकृत सर्वस्व एक ग्रंथ है जो है किसका? मार्कंडेय का, ठीक है। अपभ्रंश के 27 भेद माने गए हैं। अपभ्रंश के प्राकृत सर्वस्व में कितने भेद माने गए हैं? तो वो है 27। अपभ्रंश के स्वर 10 व व्यंजन 30 माने गए हैं। कितने हैं? स्वर कितने माने गए हैं अपभ्रंश में? तो वो हैं 10 और व्यंजन 30। अब देखो व्यंजन में क्या है, जो हमारा न है और जो हमारा श है, इसको जो नामवर सिंह है उन्होंने 2 भेद किए हैं अपभ्रंश के, क्या? पूर्वी अपभ्रंश और पश्चिमी अपभ्रंश। तो जो न और श हैं वो क्या है? ये पश्चिमी अपभ्रंश में नहीं आते, ठीक है। ये पश्चिमी अपभ्रंश में इनको जगह नहीं मिला है, ये आते हैं पूर्वी अपभ्रंश और बाकी सारे पश्चिमी के हैं। ये पूर्वी अपभ्रंश के, और न की जगह पे जो पश्चिमी, न की जगह पे ड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हरियाणा वाला क्षेत्र हो जाता है, ये ड़ का इस्तेमाल करते हैं न के स्थान पर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको अपभ्रंश तक पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राकृत की ओर, सॉरी अवहट की ओर, ठीक है। अब देखो, अब क्या है? अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप क्या है? अवहट है। अपभ्रंश का जो परिवर्तित रूप है उसी को अवहट कहा जाता है, ओके। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट कहा है। मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, जो हमारी अपभ्रंश है और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, इसके जो बीच की कड़ी है ये होती है अवहट, ठीक। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया है। आप देखो, अवहट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कहाँ हुआ है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया। पर ये सर्वमान्य मत है, पर जो भोलानाथ तिवारी जी हैं वो अवहट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग मानते हैं वो मानते हैं अब्दुल रहमान के ग्रंथ से, ठीक है। अब्दुल रहमान से वो क्या मानते हैं? अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। पर सर्वसहमति से जो है यही है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर को ही उनके वर्ण रत्नाकर से ही माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या है, तो वो आप लगाएंगे अब्दुल रहमान। पर अगर भोलानाथ तिवारी का नाम नहीं होता है तो आप ज्योतिरीश्वर ठाकुर के साथ ही जाएंगे, ओके। अब आगे है भोलानाथ तिवारी। अपभ्रंश और अवहट मेरे विचार में एक ही भाषा के 2 नाम हैं। ये किसका मत है? भोलानाथ तिवारी का है। वो कहते हैं अपभ्रंश और अवहट मेरे विचार में एक ही भाषा के 2 नाम हैं। अब देखो, भोलानाथ तिवारी के अनुसार 3 कवियों ने अवहट शब्द का प्रयोग किया। भोलानाथ तिवारी के अब्दुल रहमान जो को 12वीं सदी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर 14वीं सदी और विद्यापति 14वीं सदी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता देती हूँ जो कि पीपीटी में तो नहीं है, बट आप ध्यान से सुन लो, ठीक है। देखो, भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या है? सुनीति कुमार चटर्जी कई अन्य विद्वानों ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट कहा है, परंतु मेरे विचार में ऐसी मान्यता निराधार है। देखो, सुनीति कुमार चटर्जी और कई अन्य विद्वान जो है अपभ्रंश और भारतीय जो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी को अवहट कहा है, ठीक है। पर इन्होंने क्या, भोलानाथ तिवारी उसका समर्थक नहीं है, उनके समर्थक नहीं है, वो इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। आगे कहते हैं मूलतः संस्कृत से भ्रष्ट हुई भाषा को अपभ्रंश और अपभ्रष्ट कहा गया। अपभ्रष्ट शब्द का विकास अवहंस रूप में हुआ तो अपभ्रष्ट का अवहट रूप में। वो क्या मानते हैं कि अपभ्रष्ट शब्द का विकास अवहंस रूप में हुआ तो अपभ्रष्ट का अवहट रूप में, ठीक है। ये किसका? भोलानाथ तिवारी का कथन है। अपभ्रंश और अवहट मेरे विचार में एक ही भाषा के 2 नाम हैं। ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ये कथन लिख दिया है, ठीक है। आगे कहते हैं
अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि सर्वसहमति से जो अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर से माना जाता है, ठीक है, जो उनके वर्ण रत्नाकर। अब वर्ण रत्नाकर के बारे में एक चीज़ आप और जान लो, जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर का ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, जिससे सभी विद्वान अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मानते हैं। तो उसमें क्या है, वो मैथिली गद्य की पहली रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली गद्य की पहली रचना है। वर्ण रत्नाकर क्या है, मैथिली गद्य पहली रचना है, ठीक है। और ये एक विश्व कोशात्मक ग्रंथ था, ठीक है। और इसी में जो सर्वप्रथम 84 सिद्धों का नाम भी इसी ग्रंथ में मिलता है, वर्ण रत्नाकर में। आगे 11वीं से 14वीं सदी के कवि स्वयं को अवहट का कवि कहा है। जो 11वीं से 14वीं सदी के बीच के जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने स्वयं को क्या कहा है, अवहट का कवि कहा है। अपभ्रंश भाषाओं का ही परवर्ती या परवर्ती रूप अवहट के नाम से जाना गया। और अवहट के सभी ध्वनियां अपभ्रंश की ही रहीं। सिर्फ 2 नए स्वर, जो कि कौन से थे, 2 नए स्वर, मैं खाली पीपीटी ले लेती हूँ, 1 सेकेंड, हाँ बस 1 सेकेंड, एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ मैं। हाँ तो देखो, अवहट में ये सारी जो सभी ध्वनियां थी वो अपभ्रंश की ही थी, लेकिन सिर्फ 2 नए स्वर ऐड हुए। कौन से, ए और आओ, ठीक है। जो 2 नए व्यंजन ऐड हुए, ये इन्हें क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। तो जो द्विगुण व्यंजन है वो सर्वप्रथम कहाँ से आया, तो वो आया अवहट में, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल होने वाली है, उसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें हम शौर सैनी, मागधी, अर्धमागधी, इनकी सभी बोली, सभी भाषाएं को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सभी चीज़ें क्लास में ही याद कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।